हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। क्या आपने इससे पहले जानते थे कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया? ग्लोब में सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो और ये अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ा, दशांतर का जरूरत क्यों पड़ा? तो इन्हीं सब क्वेश्चनों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी का आकार। इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था थोड़ा सा कि पृथ्वी का आकार जो है वह गोल नहीं होकर उसमें भूआप कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भूआप। वह कैसे होता है? तो देखिए, पृथ्वी जो है वह ध्रुव में चिपटा और कहीं उभरा होगा। जैसे कि ये हमारा जो हिमालय पर्वत है वो कहीं पर उभरा हुआ है, तो कहीं पर एक समुद्र होने के नाते वह नीचा भाग है। तो इस प्रकार का कोई आकृति होगा तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक गोल है। तो इसको सही से बताने के लिए भूगोलवियता ने इसे भूआप का नाम दिया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य थोड़ा उभरा हुआ है। तो ये हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इसमें ग्लोब की सुविधा से इसकी सारी जानकारी लेंगे। तो जो ग्लोब है इसका सर्वप्रथम जो बनाया था, विश्व का ग्लोब जो है वह बनाया था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम नामक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सर्वप्रथम ग्लोब बनाया था। ठीक है, और यूनानी दार्शनिक अरस्तु, अरस्तु यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, उन्होंने पूरे विश्व को ग्लोब का संज्ञा दिया। ठीक है, सर्वप्रथम मानचित्र जो है वह मानचित्र बनाने वाले जो थे वह अनिक्जेमोडर थे जिन्होंने मानचित्र सर्वप्रथम बनाए थे। इन सारे का नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। बड़े जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, यानी एक स्कूल वाली बात है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, 6 क्लास के बच्चों के लिए, जो उसमें ग्लोब एक गुब्बारे जैसा है, हवा भरा जा सकता है, वह ग्लोब के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो ग्लोब के जो एक सुई होते हैं जो तिरछा होता है, तिरछा झुका हुआ होता है, उसे अक्ष कहते हैं। जैसे कि ग्लोब का आपको दिख रहा होगा ये वाला सुई, ये भाग ग्लोब का, ये जो सीधा लाइन आपको दिख रहा है यह है ग्लोब का अक्ष। ये वाला भाग क्या है? ग्लोब का अक्ष। ठीक, चलिए देखते हैं, लिखा है अक्ष। तो यह बिंदु से होकर जो जाता है तो उसे दो जहां पर मिलता है ऊपर और नीचे, तो इसको दो ध्रुव की संज्ञा दिया गया है। नीचे वाले को ये नीचे वाले को ये ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव, इसकी नाम दिया गया है इसे। ठीक है, चलिए, ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाई जा सकती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक ना, दो बिंदु होता है, उत्तर में जो रहता है वो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में जो रहता है वो दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ग्लोब में दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तर वाला भाग उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला भाग दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए, और वो जो पूरा लाइन है वह अक्ष कहलाता है ना। यह काल्पनिक रेखा है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। अगर ढूंढने जाए तो फिर मुश्किल है। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, यह पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है ना। इसमें एक बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच काटने वाला एक रेखा होती है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें एकदम बेसिक जानकारी मिलेगी। अक्षांश के बारे में एकदम बेसिक जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये क्लास 6 का आप लोग का चैप्टर है तो यह इसमें बहुत बेसिक जानकारी मिलेंगे। ठीक, चलिए
इसका कोई समरी या नोट्स नहीं बनाया, चूंकि पूरा जितना पीडीएफ है पूरा पीडीएफ को ही पढ़ना जरूरी है, इसलिए हमने नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ मेन पॉइंट का अंडरलाइन किया है। ये जो विषुवत वृत्त है यह ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, पूरब के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनती है। ठीक है, एक यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थापित स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। ठीक, जिसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त ध्रुव की स्थिति तथा समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त और ऊपर जो समांतर रेखाएं 1 2 3 4 ग्लोब में देखिए, तो यह है हमारा अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। यहाँ विषुवत रेखा, उससे जो ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव, तो यह उत्तर, इससे लिखेंगे हम लोग दर्शाने समय उत्तरी ध्रुव, उत्तर लिखेंगे, और नीचे वाला जो है वह दक्षिण भाग है। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दिखाता है, यानी ये जो विषुवत वृत्त है यह 0 डिग्री को दर्शाता है ना। चूंकि दोनों तरफ दो ध्रुव के बीच पृथ्वी के चारों ओर का वृत्त 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 का 1/4। इसका मतलब है कि पृथ्वी को अगर ग्लोब को इस तरीके से दर्शाएं, यानी पूरा खुला पेज कर दें, बॉल को खोल दें, तो इसका 4 भाग का 1 भाग है ना। यहाँ से आपका 0 डिग्री शुरू होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार से यहाँ तक 90 डिग्री आएगा, इतना दूर। ठीक है, इतना दूर आपका 90 डिग्री आता है। तो यही है, वृत्त को 4 भागों में बांटा गया। पूरा कितना है 360 का है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात 90 90 90 करके दिया गया है ना। 30 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तर अंश और 90 डिग्री 90 दक्षिण में, उत्तर में 90 और दक्षिण में 90। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्ष कहते हैं। उत्तर के जितने भी समांतर रेखा हैं उसको उत्तरी अक्ष कहते हैं, और नीचे के जितने सारे समांतर रेखाएं हैं उसे कहते हैं हम लोग दक्षिण अक्षांश। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हम अभी किसी का अक्षांश विस्तार लिखेंगे तो उसके साथ उत्तर या दक्षिण लिखेंगे। ठीक है, किसी भी स्थान का अगर हम अक्षांश रेखा लिखें तो उसमें उत्तर तथा दक्षिण लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव कितना है 2, उत्तर और दक्षिण, इसलिए दोनों को लिखने के लिए उत्तर और दक्षिण से लिखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर एवं ब्राजील के बेलो हिरोजाइट दोनों एक ही अक्ष पर है। ऊपर में देखिए हम लोग का भारत कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव में है। भारत इस क्षेत्र में आप देखेंगे, भारत कर्क रेखा के सामने है ना। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए कर्क रेखा, इधर 4 जो अक्षांश है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी 0 डिग्री विषुवत वृत्त। उसके बाद आता है उत्तरी ध्रुव का 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव में 90 डिग्री दक्षिण तक 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा समांतर है। 1 नंबर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। 3 नंबर विषुवत वृत्त 66 डिग्री हाफ और विषुवत रेखा दक्षिण तरफ। चलिए इधर देख लेते हैं चारों, ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें बीच वाला विषुवत वृत्त, उत्तर तरफ देखेंगे कर्क रेखा, उसके बाद आता है और एक रेखा जो कि है विषुवत वृत्त, और नीचे वाला उसी प्रकार से मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। ये वाला ध्यान देकर रखिए कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। चलिए उसको देखते हैं 4। इसको तापमान
पृथ्वी पर तापमान का कटिबंध। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा नीचे मकर रेखा, इसके बीच का जो भाग है उससे उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इस भाग को उष्ण कटिबंधी कहते हैं। ठीक है, उससे ऊपर जो 23 डिग्री के ऊपर यानी कर्क रेखा के ऊपर और इधर मकर रेखा के नीचे जो भाग है इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधी, यानी ठंडा भी है गर्मी भी है, दोनों समान है, बराबर भाग में है। इसमें ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडा, तो इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधी। और उसके बाद एकदम ध्रुव के समीप, दोनों ध्रुव के समीप बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंधी, शीत कटिबंधी। अभी ये गर्म क्यों होता है, ठंडा क्यों होता है, इधर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का भाग है, यहां पर सूर्य जो है वह एकदम बीचों बीच अक्ष पर वर्ष में एक बार दोपहर, ये देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, गर्म वाला भाग होता है, यानी देखिए यहाँ जो सूर्य का जो रोशनी इसी में पड़ रहा है पूरा, तो इसलिए ये वाला भाग गर्म होगा। जहां पर सूर्य पूरा सामने से मिलेगा, ऊपर होने का मतलब क्या होता है, सामने होना। सूर्य किस क्षेत्र में होगा, सामने हो जाता है। ये बीचों बीच अगर होगा, इसका मतलब सूर्य हमारा कहाँ पर है, सामने है। यहाँ से पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है, ये सूर्य यहाँ पर एकदम सिर पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर गर्म भाग ज्यादा है, इसे उष्ण कटिबंधी कहते हैं। ठीक, अब बीच वाला भाग में कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरण तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच केवल क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। इसमें ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। यहाँ सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, ऊपर तक सूर्य पहुंच ही नहीं पाता है, इसलिए इस भाग को शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ अगर पृथ्वी घूम रहा है, यानी पृथ्वी इस जगह को, इस क्षेत्र को गर्म कर सकता है, दो क्षेत्रों को। ठीक है, जगह उधर घूमेगा तो उस क्षेत्र को, इधर घूमेगा तो इस क्षेत्र। ये वाला अगर भाग हो जाए एकदम कोना वाला भाग, तो कोना वाला भाग तक सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा, इधर तिरछा, इधर भी क्या होगा, तिरछा पड़ेगा, इधर पार होगा तिरछा वाला, ऐसे। लेकिन ये वाला भाग में क्या पड़ेगा, एकदम सामने दिख रहा है ना, सबसे सामने यही वाला भाग है ना, तो ये वाला भाग गर्म होगा। ये वाला भाग पृथ्वी का जो विषुवत वृत्त है, यहाँ पर भाग जो है वो क्या है, विषुवत वृत्त, और ये मकर रेखा के बीच वाला, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ता है। ये वाला भाग में थोड़ा कम दूरी पर है, तो ये थोड़ा ज्यादा। उसके बाद एकदम ऊपर में सूर्य पहुंच ही नहीं, सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये वाला भाग आपका ठंडा रहता है। इससे हम लोग शीत कटिबंधी कहते हैं। इससे बीच वाला भाग को उष्ण कटिबंधी, ये वाला को शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। आशा करता हूं ये वाला पॉइंट आप समझ गए हैं। इसके बाद अगर हम इसी रेखा के बदौलत किसी जगह को कह दें कि इसका आप स्थानीय मान बताएं कि किसी स्थान का, तो आप बता सकते हैं। ये अगर दो रेखा के सहारे किसी भी स्थान का सही स्थिति बता सकते हैं? नहीं, सही स्थिति बताने के लिए आपको इस तरीके से रेखा भी जरूरी है, तब जाके आप किसी भी चीज का सही स्थिति बता सकते हैं। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का स्थिति बताने के लिए वह अक्षांश ही काफी नहीं था। अक्षांश का मतलब क्या था, ये वाला, ये जो सीधा रेखा को क्या कहते थे, अक्षांश कहते थे। अक्षांश में ये वाला भाग को भी तो 20 डिग्री कह सकते हैं, और ये वाला भाग को भी हम लोग 20 डिग्री कहेंगे। तो फिर किसी का स्थान का सही पता लग सकता है? नहीं। अगर ये वाला 20 डिग्री हो और इधर वाला 10 डिग्री, तो हम बता सकते हैं कि 10 और 20 का जो बिंदु है वह है हमारा कोई स्थान है। उसी प्रकार से
किसी भी वस्तु का स्थान दिखाने के लिए उसे हमें देशांतर का भी आवश्यकता पड़ती है। और इसी रेखा को समांतर, जो ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक खींची गई रेखा को देशांतर कहते हैं। इसकी संख्या 360 होती है। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मनरीसम द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर ही स्थित है। उसे सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाला संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम को किस स्थान की ओर दूरी दिखाता है। इस संदर्भ को रेखाओं को देशांतर योग्यतर कहते हैं तथा बीच की दूरी को देशांतर का अंश से मापा जाता है। और ये जो बीच की दूरी होगा वह देशांतर में मापा जाएगा। ठीक है, चलिए, ये अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुव पर शून्य हो जाती है। यह सभी देशांतरीय योगतर आपस में मिलती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर योग्यतर की प्रमुख लंबाई समान होती है, इसलिए यहाँ सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, ये ग्रीनिच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसी क्षेत्र में जो ग्रीनिच जो देख रहे हैं, ग्रीनिच एक ब्रिटेन का क्षेत्र है। ग्रीनिच, इसी क्षेत्र से हमारा देशांतर योग्यतर का मतलब स्थापित है। यहीं से देशांतर का 0 डिग्री माना गया, नहीं तो कहाँ से 0 डिग्री शुरू करता। तो ग्रीनिच एक जगह है जहां से 0 डिग्री शुरू हुआ है और इसी को प्रमुख योग्यतर का नाम दिया गया है ना। इसे प्रमुख योग्यतर कहा गया है। यहीं पर 0 डिग्री स्थित है। इसके पूर्व की ओर 180 डिग्री तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री का गणन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर की कुल संख्या हमारा कितना है? 360। ग्रीनिच को 0 डिग्री माना गया है और इसे पूरब से पश्चिम में दर्शाया जाता है। तो देखिए, योग्यतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पर पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। इसलिए किसी स्थान का देशांतर को आगे पूर्व तथा पूर्व के लिए पू अक्षर लगाया जाता है और पश्चिम के लिए फ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, किसी स्थान को जब दर्शाना होता है तो कैसे दर्शाते हैं। अगर आपको यह पता है कि कितना डिग्री अक्षांश में है और कितना देशांतर में है, तो आप बता सकते हैं कि वह किस जगह पर है। यानी अगर आपको यहाँ पर कोई स्थान को दर्शाना है इस क्षेत्र में, ये वाला भाग में, तो आप क्या बोलेंगे कि 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, तो वह स्थान आप आसानी से दिखा सकते हैं। इसलिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर एक ये जो आपका जगह है, यहाँ पर ग्रीनिच नामक एक जगह है इंग्लैंड का, जिस क्षेत्र से 0 डिग्री शुरू हुआ। इससे इस तरफ आगे और इस तरफ पीछे, इसका आगे पीछे का क्यों जरूरत है, आगे हम वीडियो में चर्चा करते हैं उसके बारे में, है ना। इसको देखिए, कहीं कहीं पर टेढ़ा किया गया है क्योंकि यह समय दर्शाने का काम करता है। ये अगर किसी देश के अंदर चला जाएगा तो दिक्कत होगा। तो कौन सा परेशानी है उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति होता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है और यह स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होगा, क्योंकि सूर्य तो रोज उठता है ना और डूबता है, तो इसीलिए इसका जो है वह बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, स्वाभाविक है निर्धारण करना आसान। और जो सूर्य का जो परछाई होता है वह दोपहर के टाइम एकदम बीचों बीच होता है, यानी छोटा परछाई आता है, और जो ये शाम या सूर्योदय या सूर्यास्त में यह लंबा प्रतिबिंब आता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख योग्यतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय योग्यतर पर स्थिति
सभी स्थानों पर दोपहर होगा। यानी सूर्य जब एकदम बीच में होगा तब जाके क्या बोलेंगे, जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर आता है। अगर पुराने जमाने के लोगों को देखा जाए तो लोग सूर्य को देखकर ही अपना समय का निर्धारण कर पाते थे। ठीक है, जैसे वो लोग अगर बीच में हमारे सिर के ऊपर सूर्य की परछाई पड़ रही है तो वह है हमारा दोपहर हुआ, इसका मतलब 12 बज गया है, वही देखा जाता है ना। तो ग्रीनिच से ही सर्वप्रथम हमारा टाइम का भी स्टार्ट उसी जगह से हुआ। ग्रीनिच नामक स्थान से ही समय का शुरुआत हुआ है। उसी जगह से समय का मूल योग्यतर यानी मुख्य योग्यतर माना जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते, पृथ्वी का आधार से चक्कर लगाते, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है। यानी अगर पूरब की तरफ, ग्रीनिच से अगर पूरब की ओर तरफ चलेगा तो समय आगे बढ़ेगा, और अगर पश्चिम की ओर चलेगा तो वह समय पीछे जाता है। ठीक ना। और पूरा दिन का अंतर कितना होता है, 24 घंटा का होता है। तो 24 घंटा होने का मतलब 24 घंटा में वह 360 डिग्री अक्ष घूमेगा। यानी 1 घंटा में 15 डिग्री का देशांतर हमको देखने को मिलता है। यानी 1 घंटा आगे जाने का मतलब वह 0 डिग्री से 15 डिग्री आगे आना। ठीक है, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। हमारा 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। इसी प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजता है और उससे 15 डिग्री दूर पर जो शहर स्थित है, ग्रीनिच से 15 डिग्री दूरी पर जो शहर स्थित है, अगर ग्रीनिच में 12 बज रहा है तो 15 डिग्री बाद वाले शहर में 1 बजेगा। कितना बजेगा, 1। ठीक है, उसी प्रकार अगर उससे पीछे कोई शहर है, 15 डिग्री पीछे का कोई शहर है, तो उसमें कितना बजेगा, 11 बजेगा। उसमें कहाँ बजेगा, 11। 1 घंटा कम होगा। ठीक है, तो यह है। और 180 डिग्री पर यह समय मध्य रात्रि का होता है। 180 डिग्री जब पहुंच जाता है तो वह समय मध्य रात्रि का होता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उसी समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी द्वारा दिखाए गए समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। घड़ी का जो 12 बजता है वह सबका मूल समय होता है ना। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं इतना सारा देशांतर हमको पार करना, किसी देश में इतना सारा देशांतर, यहाँ पर 97 डिग्री पूर्व का देशांतर है और 68 डिग्री देशांतर है, तो समय देखेंगे तो यहाँ एक समय होगा, ये वाला भाग में, ये वाला भाग में एक समय दिखेगा, ये वाला भाग में एक समय दिखेगा, यहाँ पर एक समय दिखेगा, यहाँ पर एक समय दिखेगा। यानी इतना सारा समय हो जाएगा तो दिक्कत होगा। इतना सारा अगर समय सब जगह पर होगा तो दिक्कत होगा। तो इसी को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए हर एक देश में एक मानक योग्यतर दिया गया है। जैसे भारत का जो मानक योग्यतर है वह 82 डिग्री 30 मिनट का समय है। वह 82 डिग्री का 30 मिनट का जो देशांतर है उसको हम लोग मानक योग्यतर मानते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देशांतर से गुजरने वाले रेलगाड़ी का समय श्रेणी तैयार करना कठिन होगा। रेलगाड़ी का समय श्रेणी दिखाना कठिन होगा, क्योंकि अगर कोई रेलगाड़ी यहाँ से छूटा है, इस जगह से कोई रेलगाड़ी छूटा तो यहाँ इतने में देशांतर बार बार बदलेगा, तो इसमें समय भी बदलते जाएगा। भारत में पूरा 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, इसलिए इसके मध्य भाग से गुजरने वाला एक योग्यतर स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इस योग्यतर रेखा के स्थानीय रेखा पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक योग्यतर मानते हैं। ठीक ना। चलिए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि टाइम का लेट कैसे होता है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो समय है, जब हमारा यहाँ पर दिन है तो कहीं और देश में रात होगा, कहीं और देश में कोई दूसरा समय होगा। तो ये क्यों होता है, एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। कावेरी भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहती है। कावेरी नाम का कोई लड़की उदाहरण दिया गया है, वो किसी छोटे से नगर में रहता है। वह मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, वो रात में नहीं सोएंगे, क्योंकि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। यानी 2 बजे, लंदन में 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय में 7:30 बजेगा। यहाँ क्या बजेगा, जब लंदन में 2 बज रहा होगा तो यहाँ पर कितना बजेगा, लंदन में क्रिकेट मैच 2 बजे चल रहा है, दिन के 2 बजे,
तो हमारे भारत में वही क्रिकेट मैच 7:30 बजे दिखाई देगा, रात को शाम को 7:30 बजे हमें दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या आपको पता है? तो ये आप कमेंट कीजिए। 2 बजे अपराह्न में शुरू हुआ है, अर्थात भारत के समय अनुसार यह शाम 7:30 बजे समाप्त होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होगा, सॉरी समाप्त नहीं, शुरू होगा। क्योंकि देखिए भारत के ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट कितना है, भारत से 82 डिग्री 30 मिनट का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट यानी 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो कितना डिग्री है टोटल? 82 डिग्री। 82 डिग्री को 4 मिनट से इंटू करेंगे, कितना होगा? 82 इंटू 4, 4 2 8, 4 2 8 एंड 4 8 16, 168 प्लस 30 मिनट। तो 168 मिनट, यानी इसको अगर हम, ये मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से डिवाइड होगा, यानी इसको अगर हम कर देंगे, सॉरी यहाँ मैंने गुना गलत हो गया, गुणा गलत है, डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। आठ दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 प्लस 30 मिनट, 328 यानी लगभग 5 घंटे का समय होता है। 328 प्लस 30 मिनट यानी लगभग 5 घंटे का समय होगा, 5 साढ़े 5 घंटे का समय होगा, इसीलिए 5.5 घंटा आपको आगे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपका इतना ही मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।